हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकी कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं BRSI की 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे कि सतरिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था और पैरा एंड कंपनी के द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में सिंदरी या सिंधाड़ी में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। अगला प्रश्न होगा कि किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, और उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। इसका मतलब होगा समस्थानिक। और निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो सभी याद में जाते हैं कि गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु थे, अंगदेव, वह गुरुमुखी लिपि के शुरुआत किए थे। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, वक्तव्य देखना है कि इसमें क्या सही है। तो हमारा है पहला कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ हैं और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी होती है। तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों की मान्यता होनी जरूरी होती है। उसके बाद चुनाव चिन्ह के आदेश अनुसार 1968 के अनुसार अगर बात की जाए तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी हो तो उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिकल कुल वैध मतों से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हो। उस दल को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 2% सीट प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हो। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। सहकारी आंदोलन की बात की जाए तो कृषि ऋण में भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार वर्ष 1904 में ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किए कर इसे विनियमित किया गया था। निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है। तो निम्मो बाजगो के बारे में तो जो है यह सिंधु नदी पर है। निम्मो बाजगो बांध लद्दाख के लेह जिले अलबी गांव के समीप सिंधु नदी पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा मेगावाट बिजली उत्पादन 45 × 3 × 15 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। 9वां प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से हम अगर कहा जाए तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे कि समता सैनिक दल डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गठित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो है डॉक्टर रामजी अंबेडकर ने गठन किया था। उसके बाद 11वां प्रश्न हमारा होगा कि सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न होगा हमारा कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना, और ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता है आर्कटिक वृत्त में, आर्कटिक क्षेत्र में। याद रखेंगे दोस्तों कि ऐसा देखने के लिए हमें क्या मिल जाता है, आर्कटिक क्षेत्र में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा
कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए अब आप लोग जानते हैं कि इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। एक मिनट, इंद्रावती हम लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र। पेरियार सभी आदमी जानते हैं, सॉरी पेरियार जो है हमारा केरल में होगा। पेरियार कहाँ है? केरल में। और उसके बाद सिमलीपाल, सिमलीपाल तो सभी आदमी जानते हैं कि उड़ीसा में है। और बांदीपुर तो लास्ट बच गया, कर्नाटक में है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो यह आप याद रखेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्वारा जल का घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ये सभी मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा होगा सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित को याद रखेंगे तो रेलवे उपकरण जो है भिलाई में अवस्थित है। मोटर वाहन उपकरण उद्योग अवस्थित है जबलपुर में। अपोत निर्माण कोच्चि में। और साइकिल उद्योग जो है लुधियाना में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न होगा पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें प्रवर्तित कर देते हैं। तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को हम लोग याद रखेंगे कि हवा में परागन वायु परागन होता है। ठीक है। और जीवीय और अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है। इसमें हवा द्वारा परागनों का संचरण होता है। अगला प्रश्न हमारा होगा युवा, ये जो है अगला, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सभी आदमी जानते हैं कि केसर जो है जम्मू कश्मीर में होता है। और फिर सुमेलित करने के लिए आ जाता है अगला प्रश्न, सॉरी सुमेलित नहीं करना है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यह है निस्यंदन। जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली को अर्धपरागमय झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। NSDL, NSDL की बात की जाए तो NSDL का फुल फॉर्म अगर हम लोग याद रखें तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो 1996 में NSDL की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा होगा कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कीट वंश जो फॉर्मिक अम्ल से होता है। कीट अर्थात चींटियां, चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसे काटने से मानव में खुजली जलन होने लगती है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? तो रंगकर्मी को याद रखेंगे कि रंगकर्मी कौन है? तो ये आप याद रखेंगे रंगकर्मी नसरुद्दीन शाह को, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में, याद रखेंगे दोस्तों। यह फैला हुआ है 29 किलोमीटर दूर स्थित फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम से संबंधित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। अगला प्रश्न हम याद रखेंगे दोस्तों कि अगला प्रश्न हमारा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा याद रखेंगे कि अगर बाई ऑप्शन देखा जाए तो केनिया से होकर गुजरेगी, इंडोनेशिया से होकर गुजरेगी और ब्राज़ील से होकर गुजरेगी। अब भूमध्य रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से होकर गुजरती है, जबकि मैक्सिको भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जो जापान पर गिराया गया था। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया। इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराया गया था परमाणु बम। अब ये अगला प्रश्न होगा कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। फिर उसके बाद
देखा जाए तो हस्तांतरण मूल्य ट्रांसफर प्रीजिंग एक लेखांकन विधि है जिसके तहत कंपनियां अपनी ही इकाइयों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के मूल्य को दिखाकर कर की बचत करने का प्रयास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे कि यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न हमारा होगा, रुकेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध के संवाददाताओं की भाषा क्या थी? तो सभी आदमी जानते हैं कि इनकी भाषा क्या थी, पाली थी। और विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखें कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय का विभाग आप लोग याद रखेंगे कि यह हो जाएगा ABC। तो ए में है हमारा रक्षा विभाग, दूसरा याद रखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और तीसरा हो जाएगा रक्षा उत्पादन विभाग। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? नया कूटनीतिक केंद्र, तो यह जो है चेन्नई में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई में। अगला प्रश्न हमारा होगा कि बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जिनका शासनकाल था 1910 से 16 तक। उसके बाद बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इनका शासन अवधि रही तो 1899 से 1905 तक की इनका शासन अवधि रही थी। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसको रद्द कर दिया गया, जो हम आपको बताए ही है कि 1910 से 16 तक के इनका शासनकाल रहा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है स्प्राइट्स है। यह 2017 का करंट है, जो स्टैटिक जीके के रूप में आप याद कर सकते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को जो है दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 74 के 1। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन आप याद रखेंगे कि 1978 में हुआ था। उसके बाद सम्मेलन करना है तो सम्मेलन करेंगे हम लोग। बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, तो इसको 4 में 1 का 4 हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो आयरलैंड तो नहीं है लेकिन आयरिश दिया हुआ है, तो आयरिश के संविधान से। और संसदीय सरकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है संसदीय सरकार। और केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न होगा कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम में तो राजीव महर्षि थे। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 14वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं अभी। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर क्रिक की बात की जाए तो यह आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है। यह स्थित सर क्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। अगला प्रश्न होगा, किस देश ने 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? तो इसका याद रखेंगे हम लोग, ब्रिटेन दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों की देखरेख हेतु बनाया गया है? तो आरंभ, यह 2017 का प्रश्न है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन सभी को छोड़ के चलेंगे। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? याद रखेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया को याद रखेंगे कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो इंडोनेशिया को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा कि
निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, इसको याद रखें, मांग थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि। ये सब प्रार्थना समाज की मांग थी। अगला प्रश्न हमारा होगा, उससे पहले हम देख लेते कुछ। 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्य स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था। अभी अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो याद रखेंगे पारादीप बंदरगाह। और इन सब क्वेश्चन अब सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने के लिए याद रखेंगे दोस्तों, लोथल जो हमारा होगा अभी वर्तमान में गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात की ओर। उसके बाद रोपर पंजाब में और राखी गढ़ी तो सभी आदमी जानते हैं हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे कि इनका जो है उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, ये बात सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, और उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यह तीनों बात आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं। तो पेटेंट क्या है? तो पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रतिक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है, और पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। और पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके पास आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। यह जो है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। चीन, भारत एवं बांग्लादेश। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से ताइवान नहीं लगता है। चीन लगेगा, बर्मा लगेगा और भूटान लगेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश स्थलीय सीमा से भारत से सटी है। कितने देश है? तो 7 देश है। उसके बाद ताइवान दक्षिण चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती। अगला प्रश्न, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है इरिन बोकावा है। इरिन बोकावा। यह 2017 का करंट था। और किस राजनीतिक, इन सभी को छोड़ेंगे, और लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इन लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। इनमें लोगों द्वारा, लोकतंत्र की बात की जाए तो लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होगा। और दूसरा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना हुई है। उसके बाद प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि उपयुक्त कथनों में, चलिए 1 मिनट, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो याद रखेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स ACDR की पेटिका में आती है? तो याद रखेंगे कि US डॉलर, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज रोनबी। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है? तो विविधता का तप्त स्थल जो है पश्चिमी घाट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न होगा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के। और गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए लोएस मृदा कहते हैं। पवन गर्म स्थानों में जो है, गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बने मृदा को क्या कहेंगे? लोएस का मैदान। उसके बाद 326 BC में
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और बी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो इसमें केवल ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में कौन यूनेस्को के इंटेलिजेंस कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे कि शामिल कौन कौन हुआ था? तो रमन, संकीर्तन, योगा। अगला प्रश्न हमारा होगा 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 1926 में जो नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि किताब उल हिंद पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी गई थी। यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद नामक पुस्तक मोहम्मद गजनी के साथ भारत के इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखा था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना निःशेषनीय स्रोत से है, और धारणीय विकास की अवधारणा निःशेषनीय स्रोत से संबंधित है। संसाधनों की अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा धारणीय विकास है। उसके बाद अब बात की जाए तो मिलान करना है। ब्रह्मचर्य की आयु सीमा की बात की जाए तो यह 25 वर्ष की अवस्था में होगी। कितने वर्षों की अवस्था में? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष में लगाएंगे 25 से 50 वर्ष। और उसके बाद गृहस्थ की बात की जाए तो सॉरी दोस्तों, याद रखेंगे कि ब्रह्मचर्य को जो है जन्म 25 वर्ष में हम लोग याद रखेंगे। कितने? 25 वर्ष में याद रखेंगे। और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ 50 से 75, और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे कि संपीडीय वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। अगला प्रश्न हमारा होगा कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी याद रखेंगे, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से मजबूत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्व में रैयतबाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे कि रैयतबाड़ी थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आया था? तो मद्रास में आया था। 1820 में लागू की गई थी। मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर लीड द्वारा 1792 में 12 महल जिले पर लागू की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू किया गया। और निम्नलिखित में कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान याद रखेंगे सेल जो है अग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमोटाइट, बेसाल्ट आदि अग्नेय चट्टान है, जबकि सेल अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखें कागज का जलना, नर्म लोहा का चुंबकीय होना, जल में शक्कर घुलना और जल में बर्फ का घरों का बनना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा निम्न में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस, इसको छोड़ के चलेंगे। और निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा होगा कौन सी आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई? तो खड़गपुर। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया में है। कंबोडिया, अंकोर जानते ही है। उसके बाद हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्राइट के रूप में जाना जाता है। सभी आदमी याद रखेंगे KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों
तेज क्या है? तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। चंगेज खान का शासनकाल की बात की जाए तो 1162 से 1227 और 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। NAFTA के सदस्य है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि USA, कनाडा और मैक्सिको है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की निजता अनुच्छेद 21। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।